नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पप्पू सिंह प्रजापति की बुक भारतीय इतिहास वस्तुनिष्ठ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसमें हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था प्राग ऐतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक काल। इसका एक वीडियो पहले हो गया, यह सेकंड वीडियो है। इसमें हमने यहाँ तक पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब यहाँ के आगे से शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल पर मानव जीवाश्म पूरा पाषाण कालिक औजारों के साथ सब स्थानों मानव पाए गए हैं? तो वो स्थान है दोस्तों हथनोरा। हथनोरा जो एमपी के अंदर आता है। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर। हथनोरा का मानव सम जीवाश्म होमो इरेक्टस काल का है। ये होमो इरेक्टस काल। अहाड़ सभ्यता स्थित है। अहाड़ सभ्यता जो दोस्तों है वो उदयपुर के पास स्थित है। यह राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंदर आता है। अहाड़ संस्कृति दक्षिणी पूर्वी राजस्थान 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व ताम्र संस्कृति का प्रसिद्ध केंद्र अहाड़ आयड़ बेड़स नदी के किनारे उदयपुर जिला राजस्थान में स्थित है। गिलुंड राजसमंद जिला बनास नदी के तट पर मरमी चित्तौड़गढ़ व बालाथल उदयपुर भी अहाड़ संस्कृति के अन्य केंद्र है। चूंकि यह सभ्यता बनास नदी घाटी में अवस्थित है, इसलिए इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। अहाड़ के उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम 1953 में A.K. व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में हुआ। तत्पश्चात 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल तथा 1961 में H.D. सांकलिया की देखरेख में विस्तृत उत्खनन हुआ। अद्यतन अहाड़ संस्कृति के 90 स्थलों को रेखांकित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में धातु का पहला प्रमाण था अरावली, दक्कन, बिहार या बलूचिस्तान? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बलूचिस्तान। मेहरगढ़ के नवपाषाण और ताम्र पाषाण कालीन लोग गबरबंद की तरह मिट्टी और पत्थरों के तटबंध बनाकर पानी को अपने खेतों में ले जाते थे। लकड़ी के मूठ में सूक्ष्म पाषाण फलकों को बिटुमिन के सहारे चिपकाकर फसल काटने के लिए हंसिया का प्रयोग किया जाता था। लगभग 6000 ईसा पूर्व की एक खोदी गई सतह पर पुरातत्वविदों को वहां की 2 में से एक कब्र में पाए गए तांबे के मनकों के छेदों के भीतर कपास के रेशे मिले। यह दुनिया में कहीं भी कपास के इस्तेमाल का पहला साक्ष्य है। कपास के इस्तेमाल का पहला साक्ष्य है और इस उपमहाद्वीप में तांबे के इस्तेमाल का भी पहला साक्ष्य मिला है। तो यहाँ कपास के इस्तेमाल का और तांबे के इस्तेमाल का पहला साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालाथल के पुरास्थल की खोज किसके द्वारा की गई? तो वो की गई थी V.N. मिश्रा के द्वारा। बालाथल नवीनतम ज्ञात ताम्र पाषाण स्थल खोज V.N. मिश्रा। उत्खनन 1993 और उसके बाद 94 से 98 तक। अंशोधित तिथि 4वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के अंतिम चरण में। तिथि निर्धारण के आधार पर इस सभ्यता को कोटदीजी के पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता अथवा उत्तर पूर्वी राजस्थान के गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति के समकालीन कहा जाता है। बाला स्थल से रेड स्लिपवेयर लाल लेप मृत भांड बाला स्थल का 2 हेक्टेयर के करीब था। आरंभिक चरण में के भीत में बने छोटे छोटे घरों का अस्तित्व दिखता है, जिसके फर्श को मिट्टी से लिपा गया है। इसी प्रकार मिट्टी के लिपे भंडारण ग्रत भी मिले हैं। वेर व यू आकार के चूल्हों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से एक दुर्गनुमा भवन 11 कमरों से युक्त भी मिला है। योगी मुद्रा में समाधान के साक्ष्य भी मिले हैं। बालाथल से एक मिट्टी की दीवार द्वारा की गई घेराबंदी का प्रमाण है। इस सुरक्षा दीवार में बुर्ज बनाए जाने का स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य पाषाण पुरास्थल दमदमा के पशुओं की हड्डियों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? 1 नंबर ऑप्शन K.N. प्रसाद और P. यादगिरी। ऑप्शन नंबर 2 D.R. सहार और A.K. शर्मा। शांतनु वेद और पंकज गोयल, P.K. थॉमस और P.P. जोंगलेकर। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा 4 नंबर P.K. थॉमस और P.P. जोंगलेकर। उत्तर प्रदेश के मध्य गंगा घाटी में स्थित प्रतापगढ़ जिले में सराय नहार महदा दमदमा प्रमुख मध्य पाषाणकालीन स्थल है। दमदमा से जंगली खाने योग्य वनस्पतियों तथा जंगली जानवरों की हड्डियों के प्रमाण मिले हैं। महदा व दमदमा से हिरणों की 2 ज्ञात प्रजातियों के दांत मिले हैं। दमदमा का उत्खनन 1982 से 1987 के मध्य G.R. शर्मा ने किया। यहाँ से अस्थि व सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त पशुओं
की हड्डियों का अध्ययन पीके थॉमस व पीके जोगलेकर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 मई 1863 को रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के निकट स्थित पल्लावरम से किस पुरापाषाण परंपरा के उपकरण खोजे थे? तो ये खोजे थे हैंडैक्स, क्लीवर परंपरा, हस्त कुठार जिसे कहा गया था। भारत में पुरापाषाण के उपकरण सर्वप्रथम कहाँ मिले थे? तो वो पल्लवरम में मिले थे, तमिलनाडु। झील के किनारे स्थित प्रारंभिक कृषि स्थल है लहुरा देव से। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर। लहुरा देव उत्खनन तिवारी व अन्य 2001-2002 संत कबीर नगर पूर्वी उत्तर प्रदेश। इस स्थान पर 220 व 140 मीटर का टीला 3 दिशाओं से एक झील से घिरा हुआ है। यहाँ नवपाषाण काल से प्रारंभिक शताब्दियों तक 5 स्तरों का सांस्कृतिक विन्यास देखा जा सकता है। नवपाषाणिक कालखंड ए चरण एक ए और एक बी में उपविभाजित पाए गए हैं। ज्यादातर मिट्टी के बर्तन हस्त निर्मित है, परंतु थोड़े से नमूने चाक निर्मित बर्तन के भी मिले हैं। पौधों के अवशेष में धान तथा कुछ जंगली घासों के अंश प्राप्त हुए हैं। बर्तनों के ठीकरों के अंदर धान की फुसी फंसे होने के निशान मिले हैं। यह धान उगाई गई प्रजाति का लगता है। लहुरा देव के चरण एक की अंश शोधित तिथि 6ठी से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच स्थित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से नवपाषाण स्थलों की तिथि 6 सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व की है? तो वो है एक कोल्डिवा और एक टोकवा। उत्तर प्रदेश बेलन घाटी स्थित कोल्डिवा और टोकवा महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल है। कोल्डिवा से धान चावल की खेती के साक्ष्य तथा जली हुई धान की बलियां प्राप्त हुई है, जो 6000 ईसा पूर्व अवधि के माने गए हैं। बेलन और अद्वा नदी के संगम पर स्थित टोकवा से भी 6000 ईसा पूर्व के कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ज्ञात है कि बेलन घाटी स्थित महगड़ा से भी चावल के साक्ष्य मिले हैं, पर उनका कालक्रम कुछ बाद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल का प्राचीनतम उल्लेख किस स्थान से संबंधित है? तो वो है कोल्डिवा से। कोल्डिवा अंश शोधित कार्बन 14 तिथियां 7505 से 7033, 6190 से 5764, 5432 से 5051 ईसा पूर्व। यहाँ से नवपाषाण ताम्रपाषाण लोह काल के साक्ष्य मिले हैं। नवपाषाण काल के स्तर से धान चावल की खेती के साक्ष्य तथा जली हुई धान की बलियां प्राप्त हुई है। यहाँ से लोग चावल की जंगली तथा कृत्रिम प्रजाति ओराइजा सताइवा दोनों से परिचित है तथा 6000 ईसा पूर्व के साक्ष्य हैं। पाषाण फलक पॉलिशदार पाषाण से बने सूक्ष्म पाषाण चक्की सिलोटी कुटाई पिन के लिए हड्डियों के औजार अन्य प्राप्तियां हैं। गंगा घाटी में धान उत्पादन का प्राचीनतम प्रमाण किस स्थान से मिला है? तो वो मिला है दोस्तों लहुरा देव। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? लहुरा देव। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिवा इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। निम्नलिखित में से विंध्यन क्षेत्र में स्थित नवपाषाण युगीन स्थल कौन सा है? तो वह है महगड़ा। महगड़ा यहाँ 20 झोंपड़ियों से संबंधित फर्श तथा स्तंभ ग्रंथ प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त नवपाषाण अवशेषों में एक रोचक प्राप्ति गौशाला है। 7.5 मीटर आकार का यह पशु बाड़ा आवासीय क्षेत्र के मध्य स्थित है। यहाँ के मृत भांडों पर धान की बलियों के छाप देखे जा सकते हैं। मिट्टी के ढेर में सरकंडे और बांस के छाप यह संकेत करते हैं कि झोंपड़ियों के दीवार भीत बनाए गए थे।
यहाँ नवपाषाण कालीन सूक्ष्म पाषाण फलक, सैल्ट, चक्की, मूसल और गुलेल की गोली आदि फर्श पर पड़े मिले हैं। इस स्थल से मृत भांड, हड्डी से बना तीर का नोक, टेराकोटा के मनके, पशुओं की हड्डियां भी प्राप्त हुई है। पशुओं की हड्डियों में मवेशी, भेड़, बकरी, हिरण, बरघोड़ा, जंगली सुअर के अवशेष मिले हैं, जिनमें पहले 3 पालतू व प्रजाति के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस प्रागैतिहासिक स्थल से जंगली धान तथा खेती की जाने वाली प्रकार के धान के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर 1 बेलन, ऑप्शन नंबर 2 बगौर, ऑप्शन नंबर 3 आदमगढ़ और ऑप्शन नंबर 4 बुरजोम। तो इसका 1 नंबर ऑप्शन बेलन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित किस प्राग ऐतिहासिक स्थल से जंगली धान तथा खेती की जाने वाली प्रकार के धान के प्रमाण मिले? तो वो होगा बेलन। निम्नलिखित में कौन सा मानव प्रकार निम्न पूरा पाषाणिक संस्कृति से जुड़ा है? होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, ये दोनों है जो पूरा पाषाण संस्कृति से जुड़े हैं। होमो इरेक्टस और होमो हेबिलिस मानव का संबंध निम्न पूरा पाषाण काल से है। होमो इरेक्टस प्राचीनतम द्विपद मानव है तथा यही सीधा चलने वाला कपि मानव था। अग्नि का आविष्कार भी इसी से जुड़ा हुआ है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस तथा होमो इरेक्टस के बीच का प्राणी होमो हेबिलिस माना जाता है। इसे कारीगर मानव कहा जाता है तथा सर्वप्रथम पत्थर के औजार बनाने का श्रेय इसे ही जाता है। होमो निएंडरथल का संबंध मध्य पूरा पाषाण काल से है, जबकि होमो सेपियस का संबंध उच्च पूरा पाषाण काल से माना जाता है। मध्य पाषाण कालीन उपकरणों के निर्माण में निम्नलिखित तकनीकों में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं ली जाती है? दबाव तकनीक का प्रयोग लिया जाता था, घात प्रतिघात का लिया जाता था, फ्लोटिंग तकनीक का लिया जाता था, घर्षण तकनीक, ये जो है नव पाषाण काल से संबंधित है। मध्य पाषाण सूक्ष्म कालीन उपकरणों के निर्माण हेतु फ्लोटिंग तकनीक, घात प्रतिघात तकनीक एवं दबाव तकनीक का प्रयोग किया जाता था। घर्षण तकनीक का संबंध नव पाषाण कालीन उपकरणों यथा पोलिसदार कुल्हाड़ी, पशुआ, सैल्ट, छेनी, रुखानी, हथौड़ा, मूसल आदि से संबंधित है। निम्नलिखित पूरा पाषाणिक स्थलों को तिथि क्रमानुसार अवस्थित कीजिए। पहला ऑप्शन ज्वालापुरम, तो ज्वालापुरम जो है वो लगभग 74,000 ईसा पूर्व का है, 74,000 बीसी। दूसरा ऑप्शन आता है अतिरकमपुर, ये 15 लाख वर्ष बीसी का है, 15 लाख वर्ष बीसी। तीसरा ऑप्शन आता है ईसामपुर, ईसामपुर जो है वो लगभग 5 से 6 लाख वर्ष ईसा पूर्व का है। और जलालपुर और दिना ये है जो लगभग 5 से 7 लाख ईसा पूर्व के हैं। तो इसके जो ऑप्शन हो जाएंगे, सबसे प्राचीन जो है अतिरकम 15 लाख वर्ष पूर्व का, तो 2 नंबर सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद 3 नंबर आएगा 5 से 6 लाख। उसके बाद 4 नंबर जलालापुर और दीनापुर, और सबसे नया जो है 74,000 वर्ष ये ज्वालापुरम, ये आ जाएगा चौथे नंबर पर। तो 2, 3, 4 और 1 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर, 2, 3, 4 और 1। अतिरकमपुर, ईसामपुर, जलालापुर और दीना ज्वालापुरम है। भारत में पूरा पाषाण युगीन औजार प्राचीनतम स्वरूप में तमिलनाडु में अतिरकम में मिले हैं, जिन्हें लगभग 15 लाख वर्ष पहले का माना गया है। ईसामपुर कर्नाटक में स्थित है तथा पूरा पाषाण कालीन औजार निर्माण का अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र था। इसकी तिथि लगभग 5 लाख से 6 लाख वर्ष पूर्व आंकी गई है। झेलम नदी के किनारे स्थित दीना और जलालपुर से प्राप्त उपकरण 7 लाख से 5 लाख वर्ष पूर्व के माने गए हैं। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल की जुंटेरू नदी घाटी में स्थित ज्वालापुरम से 74,000 वर्ष पूर्व के वे विराट टोबा ज्वालामुखी विस्फोट की राख के ढेर अब मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थलों के संस्कृति अनुक्रम को काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इनमें जो सबसे प्राचीन है वो आएगी वीर भानपुर, उसके बाद गुफ कराल, उसके बाद आहाड़ और उसके बाद श्रावस्ती। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन।
वीर भानपुर ये पश्चिम बंगाल में मध्य पाषाण कालीन स्थल है। गुफ कराल जो कश्मीर का नव पाषाण काल स्थल है। अहाड़ जो राजस्थान में यह ताम्र पाषाण कालीन स्थल है। और श्रावस्ती जो उत्तर प्रदेश में स्थित है यह महाजनपद कालीन कौशल महाजनपद की राजधानी हुआ करते थे। निम्नलिखित किस संस्कृति में मृतक के निचले पैर को दफनाने से पूर्व काट दिया जाता था? तो यह ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति थी जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति में मृतक के निचले पैर को दफनाने से पूर्व काट दिया जाता था। जोरवे संस्कृति में लोग मृतक को सामान्यतः अस्थि कलश में रखकर फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ते थे। वे कुछ बर्तन व तांबे की वस्तुएं भी कब्र में गाड़ते थे ताकि मृतक के अगले जन्म में काम आ सके। इनाम गांव में एक वयस्क को मृत भांडों तथा तांबे के साथ दफनाया गया है। चंदौली व नेवासा से प्राप्त कब्रों में कुछ बच्चों के गलों में तांबे के मनकों का हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया है। जोरवे संस्कृति के स्वाधानों में एक अन्य विशेषता यह थी कि वयस्कों के शवों के पैर को जानबूझकर काटकर अलग कर दिया जाता था। इनाम गांव के मुखिया के मकान में आंगन से एक विशेष अस्थि कब्र प्राप्त हुआ है। शव को कच्ची मिट्टी से निर्मित एक बड़े जार में रखकर दफनाया गया है। इस जार के ऊपर पालों वाले का एक नाव चित्र बनाया गया है। इसमें शव को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है जैसे भ्रूण में कोई शिशु अपने हाथों से घुटने को मोड़ कर रखता है तथा अन्य कब्रों की तरह इस शव के पैर नहीं काटे गए हैं। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति या शासन करने वाले नायक की कब्र प्रतीत होती है। इनाम गांव के स्वाधानों से दो बच्चों के आमने सामने सटे मुंह युक्त अस्थि कलश, वृषभ मूर्तियां, स्त्री मूर्तियां आदि प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थलों में से किस एक से उत्तरवर्ती हड़प्पा काल, मालवा और जोरवे संस्कृतियां मिली है? तो यह महाराष्ट्र का स्थल था दैमाबाद। 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दैमाबाद परवरा नदी के किनारे यह जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल 20 हेक्टेयर है जिसमें करीब 4000 लोग रहते थे। 1976 से 79 के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम ने एस साली के निर्देशन में इसका उत्खनन किया। दैमाबाद कालखंड फर्स्ट 2300 से 2200 ईसा पूर्व सावलदा संस्कृति से जुड़ा। चरण ए चाक निर्मित चॉकलेटी मृत भांड। कालखंड 2 2300 या 2200 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व उत्तर हड़प्पा काल से संबंधित धूसर मृत भांड। कालखंड तृतीय 1800 से 1600 ईसा पूर्व दैमाबाद संस्कृति विशेष लंबी गर्दन वाला घड़ा ब्लैक ऑन क्रीम मृत भांड। कालखंड चतुर्थ 1600 से 1400 ईसा पूर्व मालवा संस्कृति से संबंधित छिछली सतह वाला कटोरा। कालखंड पंचम 1400 से 1000 ईसा पूर्व जोरवे संस्कृति चरण टोंटीदार घट। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र की ताम्र पाषाणी संस्कृति पर प्रकाश डालने वाला पूरा स्थल था तो वो था इनाम गांव। इनाम गांव पुणे जिले में भीमा की सहायक घोड़ की घाट नदी पर अवस्थित महाराष्ट्र के ताम्र पाषाणी संस्कृति से जुड़े किसी भी स्थल की तुलना में इनाम गांव में सबसे विस्तृत व विशद उत्खनन कार्य हुआ। यहाँ से ताम्र पाषाण कालीन मानव जीवन से संबंधित सर्वाधिक जानकारी मिली है। पुणे के दक्कन कॉलेज द्वारा M.K. धावलिकर, H.D. सांकलिया व J.D. अंसारी के नेतृत्व में यह उत्खनन 1968 से 1983 के मध्य किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्र पाषाण काल में वृत्ताकार घृत ग्रहों की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस स्थल से हुई है? तो इनाम गांव से ही हुई है। इनाम गांव में 134 घरों के उत्खनन में चिन्हित किया गया है जो आयताकार व वृत्ताकार घृत ग्रह रूप में है। इनका निर्माण किसी निश्चित योजना के तहत किया गया था। कुम्हार, लोहार, चूना बनाने वाले, कर्मकार, मनका निर्माता, शिल्पकार, हाथी दांत शिल्पी आवासीय क्षेत्र के पश्चिमी हिस्से में वृत्ताकार झोंपड़े में, जबकि कृषक व अपेक्षाकृत कुलीन वर्ग के लोग आवासीय क्षेत्र के मध्य भाग में आयताकार घरों में रहते थे। यहाँ 5 कमरों वाली एक संरचना प्राप्त हुई है जो यहाँ के मुखिया या नगरपति का मकान था। मकान के ठीक बगल में अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इनाम गांव से पत्थर निर्मित बांध के अवशेष भी मिले हैं जो बाढ़ से आवासीय क्षेत्र को बचाने के लिए तथा जल भंडारण के लिए उपयोग में लाया गया है। यहाँ सिंचाई के लिए बहुत सारी नहरों को भी चिन्हित किया गया है। सिंचाई के निर्मित एक वृत्त जलाशय 420 मीटर इंटू 6 मीटर यहाँ से उत्खनन में प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इनाम गांव प्रमुख पूरा स्थल है जोरवे संस्कृति का। प्राचीन भारत की जोरवे संस्कृति निम्नलिखित राज्यों में से किस स्थान के नाम से नामित की गई है? राजस्थान नहीं, गुजरात नहीं, तो इसका होगा महाराष्ट्र। कर्नाटक भी नहीं हो, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थलों से अच्छी खासी लंबाई वाले अस्थि पंजरों से युक्त समाधान मिले हैं? तो वो मिले थे महदा और सराय नहार से। सराय नहार व महदा सबसे प्राचीन मध्य पाषाण कालीन स्थल है। सराय नहार व महदा से सर्वप्रथम मानव अस्थि पंजर, सर्वप्रथम घृत, सर्वप्रथम स्तंभ घृत चूल्हे व सर्वप्रथम मृतक संस्कार विधि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सराय नहार रहर आवासीय क्षेत्र के अंदर ही बेलनाकार गड्ढों में 14 मानव स्वाधानों के चिन्ह मिले हैं, जिनमें 9 पुरुष व 4 महिला और एक बच्चे का कब्र है। दफनाए गए कंकाल की पसलियों में एक तीर कसा हुआ है। एक कब्र में 4 व्यक्तियों के कंकाल अवशेष एक ही कब्र के अंदर पाए गए हैं। महदा से भी निवास क्षेत्र की परिधि से प्राप्त 28 कब्रों में 30 व्यक्तियों को दफनाया गया है। 2 कब्र ऐसे हैं जिनमें स्त्री और पुरुष को एक साथ युग्मित दफनाया गया है। महदा के मध्य पाषाण कालीन लोग काफी लंबे थे। पुरुषों की लंबाई 1.9 मीटर और स्त्रियों की 1.62 से 1.76 मीटर तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मानव समूहों में से कौन सा एक सबसे बुद्धिमान प्रकार का है? तो सबसे बुद्धिमान था वो था होमो निएंडरथैलेसिस। होमो निएंडरथैलेसिस सामान्यतः मध्य पूर्व पाषाण से संबंधित मानव था। उपयुक्त विकल्पों में यह सबसे बुद्धिमान मानव है। इसी ने सर्वप्रथम अग्नि का व्यापक रूप से प्रयोग किया, मृतकों का अंतिम संस्कार प्रारंभ किया तथा तन ढकने के लिए चर्म वस्त्रों का प्रयोग प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुचतल चिंतामणि गवी एक पुरातात्विक गुफा स्थल का संबंध निम्न में से है? निम्न पुरापाषाण संस्कृति, मध्य पुरापाषाण संस्कृति, उच्च पुरापाषाण संस्कृति या मध्य पाषाण संस्कृति? तो इसका संबंध है जो है उच्च पुरापाषाण संस्कृति। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश रेणीगुंटा बेटमचोला उत्खनन 1971-72 में AML के मूर्ति के द्वारा वेमुला, कुर्नूल, येरगोंडापालम, मुचतला, चिंतामणि गवी की गुफाएं, कुर्नूल और मुचतला चिंतामणि गवी की संपूर्ण उच्च पुरापाषाण कालीन स्थल है, जहां हड्डी सिंगों के बने औजार वृत्त संख्या में प्राप्त हुए हैं। कुर्नूल गुफाओं से मानव अस्तित्व, लुप्त पशु तथा अग्नि के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य पूर्व पाषाण काल के पाषाण उपकरण बने थे? तो वो बने थे फलक से। HD सांकलिया ने मध्य पूर्व पाषाण काल को फलक संस्कृति नाम दिया है। विशेष लक्षण वाले परतदार सीमांक फलकों पर बने उपकरणों की प्रधानता के कारण इसे फलक संस्कृति कहा गया। फलकों पर बने होने के कारण मध्य पूर्व पाषाण के उपकरण निम्न पूर्व पाषाण के उपकरणों की तुलना में पतले व छोटे थे। खुरचनी तथा वेदक सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है, अतः इसे खुरचनी वेदक संस्कृति भी कहा जाता है। यही उपकरण पश्चिमी यूरोप में मुस्तूरियन संस्कृति में भी प्रचलित है, इसलिए इस काल के उपकरणों को मुस्तूरियन संस्कृति भी कहते हैं। मध्य पाषाण काल में सबसे अधिक प्रचलित औजार तकनीक लेवलोसियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस युग को संक्रमण काल कहते हैं? नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल? तो जो मध्य पाषाण काल है इसको संक्रमण काल कहा गया है, क्योंकि इसमें पूरा पाषाण और नव पाषाण दोनों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल मिसोलिथिक एज, इस काल को अनुपूरा पाषाण काल, आद्य नव पाषाण काल तथा संक्रमण काल कहा जाता है। आज से लगभग 10,000 वर्ष पहले प्लेस्टिनोसीन युग की समाप्ति और होलोसीन कहे जाने वाले युग की शुरुआत हुई। इस संक्रमण के दौरान पर्यावरण में बहुत सारे परिवर्तन हुए। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल के वीर भानपुर नामक पुरास्थल के मिट्टी के सैंपल अध्ययनों से इस क्षेत्र में शुष्कता के बढ़ते प्रभाव को देखा जाता है। पश्चिमी राजस्थान के डीडवाना क्षेत्र में नमक के झीलों के तलछट और पुष्प परागों के अध्ययन से उस काल में अच्छी वर्षा होने के प्रमाण मिलते हैं। प्लेस्टोसीन काल के अंत में और होलोसीन काल के शुरुआत में प्राग ऐतिहासिक मनुष्यों द्वारा अपनाए जाने वाले औजारों में भी परिवर्तन हुआ है। लोगों ने इस समय से अत्यंत छोटे आकार के औजार बनाने शुरू कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य पाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता क्या थी?
तो लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करना, लघु पाषाण उपकरणों का यहाँ प्रयोग शुरू हुआ था। बागोर काल का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्कृति से है? तो बागोर जो है मध्य पाषाण काल का स्थल है। बागोर जो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। बागोर बनास नदी की सहायक कोठारी नदी के किनारे स्थित बालू के टीले पर स्थित है। वीएन मिश्र द्वारा यहाँ उत्खनन कार्य किया गया। यहीं से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। इसे महासत्यों का टीला भी कहा जाता है। बागोर सबसे विधिवत रूप से प्रतिवेदित मध्य पाषाण युगीन स्थल है। यहाँ 3 पुरातन कालों को चिन्हित किया गया है। कालखंड ए 5000 से 2800 ईसा पूर्व जो मध्य पाषाण युग था। कालखंड द्वितीय 2800 से 600 ईसा पूर्व ताम्र पाषाण युग तथा कालखंड तृतीय 600 से 200 ईसा पूर्व लोह युग। लोहे के प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। प्राग ऐतिहासिक कला की बागोर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुए? तो ये महासत्यों का टीला, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाण स्थलों से पशुओं के पालतू बनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो वो वे हैं आदमगढ़ से, बागोर से और लोटेश्वर से। वीर भानपुर से पशुओं के पालतू पशुओं के साक्ष्य नहीं मिले हैं। मध्य पाषाण स्थलों में जानवरों की हड्डियों के साक्ष्य बागोर राजस्थान, तिलवाड़ा बाड़मेर, लंगनाज गुजरात, कनलेवल गुजरात, लोटेश्वर तथा रतनपुर गुजरात, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, भीमबेटका, सराय नाहर राय, महादा दमदमा उत्तर प्रदेश, चौपानी माडो उत्तर प्रदेश। नोट: आदमगढ़ मध्य प्रदेश तथा बागोर राजस्थान से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं और इनमें भी बागोर का प्रथम स्थान आता है, आदमगढ़ का दूसरा स्थान आता है। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते थे। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद जिला मध्य प्रदेश तथा बागोर, भीलवाड़ा जिला राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्ञात विशालतम मध्य पाषाणवास क्षेत्र है? तो वह है बागोर, भीलवाड़ा राजस्थान। बागोर साइट से के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यह राजस्थान में स्थित है, यह बात तो सही है। इसके विशुद्ध मध्य पाषाण प्राक भांड चरण के होने के संबंध में हमारे पास 3565 से 3775 ईसा पूर्व की अवधि के कार्बन तिथि है, यह बात भी सही है। इसके प्रारंभ से ही कृषि संबंधी चिन्ह पाएंगे, तो कृषि संबंधी चिन्ह प्रारंभ में नहीं मिले थे, बाद में मिले थे। जबू, बैल, भेड़, बकरी और सुअर का करीब 5000 ईसा पूर्व से ही पालतू पशु के रूप में पालन किया जाता, तो यह बात भी सही है। जो 3 नंबर ऑप्शन है जो एक गलत है, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन स्थलों पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो आदमगढ़ से मिले थे, बागोर से मिले थे, लोटेश्वर से मिले थे, रतनपुर से कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। बागोर जो राजस्थान में है, आदमगढ़ मध्य प्रदेश से लगभग 5000 ईसा पूर्व, 6000 है, इसमें 5000 लिखा गया है, 6000 ईसा पूर्व के पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। लोटेश्वर गुजरात से भी 4000 ईसा पूर्व के पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। निम्न पुरा स्थलों में कौन सा महाराष्ट्र में नहीं है? तो देमाबाद जो महाराष्ट्र में है, नेवाज ये भी महाराष्ट्र में, इनामगांव ये भी महाराष्ट्र में। जो महेश्वर जो है ये दोस्तों महाराष्ट्र में नहीं है। महेश्वर जो है ये एमपी के अंदर है, मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित स्थलों में कौन सा स्थल नवपाषाण काल से संबंधित है? तो नवपाषाण काल से जो संबंधित है वो है सेनुआर। सेनुआर नवपाषाण काल का है। बागोर मध्य पाषाण काल का है। सरायनार ये दोनों ही मध्य पाषाण काल के हैं। सेनुआर जो है वो नवपाषाण काल का है। सेनुआर सासाराम बिहार कुद्रा नदी के किनारे स्थित सेनुआर से नवपाषाण कालखंड फर्स्ट, ताम्रपाषाण कालखंड सेकंड तथा उत्तरी कृष्ण चमकीला मृत भांड संस्कृति कालखंड थर्ड तथा प्रारंभिक ईसा पूर्व सन की प्राप्तियां कालखंड फोर्थ, इन चारों कालों के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। कालखंड 1B की रेडियो कार्बन तिथि लगभग 1770 से 1400 ईसा पूर्व निकाली गई है। अतः कालखंड ए की शुरुआत 3री सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में मानी जा सकती है। कालखंड 1A
3री सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व का उत्तरार्ध में नरकुल और मिट्टी के झोंपड़ियों के अवशेष मिले हैं। मृत भांडों के 3 मुख्य प्रकार मिले हैं, एक लाल मृत भांड, चमकता हुआ धूसर मृत भांड तथा कुछ खुरदरे मृत भांड मिले हैं तथा कुछ पर रस्सी के छाप और डिजाइन मिले हैं। मृत भांडों में चौड़े मुंह वाला छिछला कटोरा, नालीदार कटोरा, घड़ा या घट तथा टोंटीदार बर्तन देखे जा सकते हैं। अधिकांश मृत भांड चाक पर बने थे। चट, चैलसेडनी स्फटिक, अगेट, गोमेद, क्वार्ट्ज स्फटिक तथा क्वार्ट्जाइट के बने बहुत सारे सूक्ष्म पाषाण, छोटे फलक तथा सल्क और फलक मिले हैं। तिकोने ओपेदार कुल्हाड़ी, सेल्ट, पत्थर के मुसल, अवतल चक्की, पत्थर के हथौड़े तथा अनेक आकारों की गोफन गोलियां भी प्राप्त हुई है। हड्डी के बने नुकीले सलक उपकरण पॉइंट भी मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने उत्तर प्रदेश में प्रथम नौपाषाण उपकरण खोजा था? तो वो थे ले मैसूरिया। ले मैसूरिया ने उत्तर प्रदेश में प्रथम नौपाषाण उपकरण खोजा था। 1842 में कर्नाटक के मैसूर में लिंग सुगुर में ले मैसूरिया ने नौपाषाण कुठार उपकरण खोजे। अतः भारत में प्राप्त प्रथम प्राग ऐतिहासिक उपकरण नौपाषाण युग का ही है। 1860 में ले मैसूरिया ने भारत के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में विंध्य क्षेत्र स्थित टोंस नदी घाटी में पोलिसदार सेट प्राप्त कर सर्वप्रथम नौपाषाण स्थल की खोज की। तदंतर बुंदेलखंड के बांदा जिले में थियोबोल्ड महोदय ने नौपाषाणी कुल्हाड़ी की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपकरणों की खोज तथा नियोलिथिक युग में उनके कार्यों की जानकारी देने वाले रहे ले मैसूरिया, जिन्हें ले मेजुरायर भी कहा जाता है। भारत में निम्नलिखित नौपाषाणिक स्थल का सर्वप्रथम सूचित किया गया। कोल्डिहवा, चिरांद, गुफ कराल या लिंग सुगुर। तो लिंग सुगुर जो कर्नाटक में स्थित है। नवपाषाण काल की मुख्य विशेषता है पशुपालन, कृषि, उपयुक्त ए व दो दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कृषि भी है और पशुपालन भी है, दोनों ही है। ऑप्शन नंबर 3 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृषि समुदाय का उद्भव किस काल में हुआ? ताम्र पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल या पूरा पाषाण काल? तो कृषक समुदाय जो वो नवपाषाण काल में इनका उद्भव हुआ था। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। भारत के नवपाषाणी संस्कृति में निम्नलिखित में से क्या पाया गया? घिसकर और पॉलिश कर बनाए गए प्रस्तर उपकरण, हल, बैलगाड़ी, खेती से उपजाए गए जौ और मटर। तो नवपाषाणी संस्कृति में घिसकर और पॉलिश कर बनाए गए प्रस्तर उपकरण और खेती के लिए उपजाए गए जौ और मटर, हल और बैलगाड़ियां उस समय मौजूद नहीं थी। तो 1 नंबर और 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण युग से संबंधित है? अपमार्जन, बटोरना या शिकार करना, खाद्य उत्पादन, चारागाह। तो नवपाषाण में खाद्य उत्पादन करना शुरू कर दिया गया था। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नवपाषाण क्रांति की मुख्य उपलब्धि क्या थी? तो कृषि थी। निम्नलिखित में से किस युग में धातुओं का प्रयोग सर्वप्रथम पाया जाता है? प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, प्राचीन इतिहास या मध्यकालीन इतिहास? तो धातुओं का जो प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था वो किया गया था प्राग ऐतिहासिक काल में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस युग में जंगली जानवरों एवं पौधों को पालतू बनाने का कार्य किया गया? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवीन पाषाण या ताम्र पाषाण? तो नवपाषाण काल में पौधों को पालतू बनाने का कार्य किया गया था। नवपाषाण काल को सामान्यतः खाद्य उत्पादन, मृत भांड परंपरा की शुरुआत तथा अभ्रमणशील जीवन शैली के रूप में रेखांकित किया गया है। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल से जुड़ी हुई बहुत सारी विशेषताएं दरअसल मध्य पाषाण काल से ही परिलक्षित होने लगी थी। कृषि और पशुपालन की शुरुआत का यह कतई तात्पर्य नहीं था कि उन्होंने आखेटक संग्राहक जीवन शैली का पूर्ण रूप से परित्याग कर दिया, बल्कि जीवन निर्वाह के लिए खाद्य उत्पादन प्रमुख आधार बन गया था। निम्नलिखित में से कौन ताम्र पाषाणिक संस्कृति नहीं है? तो जोरवे, कायथा,
मालवा, ये तीनों ताम्रपाषाणिक है। रोजडी जो है वो ताम्रपाषाणिक संस्कृति नहीं है। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। सूची 1 में दिया गया है रेमंड, ऑल्चिन और एफ जूनर। तो इन्होंने फ्रूट के निष्कर्षों का समर्थन किया था। फ्रूट के निष्कर्ष क्या थे वो हम अभी देखेंगे। तो 1 में आ गया 4 नंबर रॉबर्ट सिवेल ने तर्क दिया कि सभी राख के टीले पशु टीलों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। ये बात कही थी रॉबर्ट सिवेल ने। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने राख के टीलों को नव पाषाण संस्कृति से जोड़ने वाला जो प्रथम व्यक्ति था वो था रॉबर्ट ब्रूसफुट। और राख के टीलों के स्थल का सर्वप्रथम उत्खनन जो किया था वो किया था टीजे न्यूबोल्ड ने। तो 1 में 4, 2 में 3, 3 में 2 और डी में 1। 4 नंबर ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारतीय नवपाषाण युग के अध्ययन से जुड़े विषयों में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि राख के टीले हैं। इस संदर्भ में कृष्णा तुंगभद्रा नदियों के बीच का रायचूर दोआब तथा भीमा कृष्णा नदियों के बीच सोरापुरा दोआब सबसे महत्वपूर्ण है। सन 1830-40 के दशकों में राख के इन टीलों के विषय में पहली बार दिलचस्पी ली जाने लगी। तब इन्हें भस्म टीलों की संज्ञा दी गई। राख के टीले वाले स्थल कुतकल का पहली बार उत्खनन व अध्ययन टीजे न्यूबोल्ड द्वारा किया गया था। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पहली बार राख के इन टीलों का संबंध नवपाषाण संस्कृति के साथ जोड़ा था। राख के टीले दरअसल नवपाषाण युगीन मवेशियों के बाड़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनके चारों तरफ वृक्षों की टहनियों का घेरा लगाया जाता था। वहां इकट्ठे हुए गोबर को वार्षिक उत्सवों के अवसर पर जला दिया जाता था। उनकी ऐसी मान्यता थी कि ऐसा करने से उनके पशुओं की रोगों से रक्षा होती है। गोबर की राख का प्रयोग दीवारों के प्लास्टर करने में भी काम लिया जाता था। रेमंड ऑल्चिन व एक जूनर ने ब्रूसफुट के निष्कर्षों का समर्थन किया है। जूनर के कुंडामिनी से प्राप्त अवशेषों का सूक्ष्मदर्शी अध्ययन करवाया गया। रेमंड ऑल्चिन ने रायपुर दोआब स्थित फिकली हिल व उतनूर के राख के टीलों वाले स्थलों का सर्वेक्षण किया। वहीं रॉबर्ट सिवेल के अनुसार राख के सभी टीले पशु टीलों का प्रतिनिधित्व नहीं करते, बल्कि इनमें से कुछ मध्ययुगीन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है? तो बुद्धिहाल और संगनकलू, इनसे राख के टीले प्राप्त हुए हैं, जो दोनों ही क्षेत्र कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक स्थित नवपाषाण कालीन स्थलों में बुद्धिहाल और संगनकलू दोनों स्थलों से राख के टीले, जिन्हें एस्माउड कहा गया, मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण कालीन स्थल पुरातात्विक स्थल राख के टीलों के लिए नहीं जाना जाता है? उतनूर तो जाना जाता है, पालवाई भी जाना जाता है, कुपगल भी जाना जाता है। बुर्जहोम जो कश्मीर के अंदर स्थित है, इसका राख के टीलों से कोई संबंध नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसामपुर पत्थर के औजारों का निर्माण केंद्र किस प्रांत में स्थित है? जो इसामपुर है वो है कर्नाटक में। इसामपुर पत्थर के औजारों का निर्माण इसामपुर पत्थर के औजार निर्माण का केंद्र कर्नाटक के गुलबर्गा जिले का एक गांव जो हुसंगी घाटी के उत्तर पश्चिम भाग कामता हल्ला नदी घाटी में स्थित है। यहाँ 7200 वर्ग मीटर में फैला पूरा पाषाण युगीन स्थल है। यह 1983 में सिंचाई परियोजना के क्रियान्वयन के क्रम में इस स्थल की जानकारी हुई। इस स्थल से एसुलियन औजारों के प्रमाण मिले हैं। यहाँ क्वार्टजाइट बसाल्ट चट से बने औजारों की अधिकता है। इसामपुर पूरा पाषाण कालीन औजार बनाने का अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पी राजेंद्रानंद का जो संबंध है वो ओडई से है। ओडई में इन्होंने ओडई तमिलनाडु में आज से 1,66,000 वर्ष पूर्व काल की अश्मीभूत खोपड़ी प्राप्त की थी। एच डी सांकलिया जो मुला मुठा नदी पर प्राज्ञ मानव प्राप्त किया था।
ए सी कार्लाइल भारत में प्रथम शैल चित्र की खोज की थी। और वी.एस. वांकाणकर इन्होंने भीमबेटका शैल कला स्थल प्राप्त किया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो 1 में 3, 2 में 1, सी में 2 और डी में 4। 2 नंबर ऑप्शन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। पी राजेंद्रानंद ओडई तमिलनाडु में आज से 1,66,000 वर्ष पूर्व काल की अश्मीभूत खोपड़ी प्राप्त की थी। एच.डी. सांकेलिया मुल्ला मुठा नदी पर प्राज्ञ मानव प्राप्त किया था। ए.सी.एल. कार्लाइल ने भारत में प्रथम शैल चित्र की खोज की। वी.एस. वाणकर ने भीमबेटका शैल कला स्थल प्राप्त किया था। पशुचारी जीवन शैली से सुव्यवस्थित कृषि में परिवर्तन से संबंधित प्रस्तुत करने वाला प्राचीनतम और सुप्रलेखित स्थल कहाँ अवस्थित है? तो वो बोलन घाटी में स्थित है। बोलन घाटी में मेहरगढ़ बोलन घाटी में स्थित पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित कच्ची का मैदान अपने शुष्क जमीन तथा प्रतिकूल मौसम के कारण पहली नजर में मानवीय आवास के लिए कठिनाइयों से भरा दिखाई देता है। इसे बलूचिस्तान का अन्न भंडार व रोटी की टोकरी भी कहते हैं। सन 1968 में सरदार घोष बख्श रायसिनी ने बोलन नदी के किनारे अपने शीत आवास के बगल में नीचे की ओर स्थित एक टीले की ओर पुरातत्वविदों का ध्यान आकर्षित किया। रायसिनी की सूचना के आधार पर फ्रांसीसी पुरातत्वविदों के एक दल ने जॉर्ज महोदय के नेतृत्व में मेहरगढ़ नामक इस स्थल की विधिवत खुदाई 1974 में शुरू की। यहाँ पर 7 पुरातात्विक स्तर विन्यास प्रकाश में आए। 7000 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक के मेहरगढ़ से 7000 ईसा पूर्व कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। विभिन्न कालखंडों के विभिन्न साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ के कालखंड 1 से 3 की सर्व प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ से जीवन निर्वाह पद्धति में आखेटक संग्राहक से पशुपालन और स्थायी कृषि में रूपांतरण के विधिक चरणों का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यह आखेट से पशुपालन की तरफ संक्रमण का भी स्पष्ट प्रमाण देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान से घुमंतु और आखेट जीवी अवस्था में से पशुपालन और कृषि में संक्रमण के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो वो मेहरगढ़ से हुए थे। ऑप्शन नंबर 3 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस साइट को भारत की सबसे पुरानी कृषि बस्ती के रूप में जाना जाता है? तो वो मेहरगढ़ ही है। मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में प्राचीनतम नौपाषाण पुरा स्थल है, कौन सी नदी घाटी में है? तो वो बोलन नदी घाटी में है। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। भारत में पशुपालन व कृषि के नवीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। प्राचीनतम भी मेहरगढ़ से, नवीनतम भी मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए हैं। उस स्थल का नाम बताएं जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? मेहरगढ़ से। दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्ची मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रामाणिक तिथि 7वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व 7000 ईसा पूर्व मानी गई है। निम्नलिखित में किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक प्रमाण मिले हैं? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप निम्नलिखित में से किस नवपाषाण स्थल पर फसल उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है? तो वो भी मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुआ है। दक्षिण एशिया में कहाँ पर प्राचीनतम गेहूं और जौ की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान का स्थान वो ही मेहरगढ़। प्रस्तर युगीन मानव को भारत में भी कहा जाता है क्वार्टजाइट मानव। निम्नलिखित में एक पूरा स्थल ताम्र पाषाणिक संस्कृति से संबंधित नहीं है। कायथा, जोरवे और सावलदा ये तीनों ही ताम्र पाषाणिक संस्कृति से हैं, जबकि ब्रह्मपुरी जो है वो ताम्र पाषाणिक संस्कृति से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलुंड किस नदी के किनारे स्थित है? तो गिलुंड जो है वो बनास नदी के किनारे स्थित है। आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न
में से सही कथन है। अहाड़वासी तांबा गलाना जानते थे, तो ये बात सही है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, नहीं ये चावल से परिचित थे, तो ये बात तो गलत हो गई। धातु का काम अहाड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, यह बात भी सही है। यहाँ से काले लाल रंग के मृत भांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग के ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई है, ये भी सही है। तो एक 2 नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा, 1, 3 और 4, 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिलालेखों में अहाड़ का प्राचीन नाम ताम्रवर्ती या ताम्रवर्ती अंकित है। 10वीं 11वीं शताब्दी में इसे अघाटपुर नाम से जाना गया है। स्थानीय लोग इसे धूलकोट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ के लोग लाल भूरे व काले मृदभांड, कृष्ण रक्तिम मृदभांड काम में लेते थे, जिन पर रेखे व सफेद बूंदों वाले डिजाइन बने हुए हैं। अनाज रखने के मृदभांडों को स्थानीय भाषा में गोरे व कोठ कहा जाता था। कालखंड 1P अन्याय समकालीन ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के विपरीत अहाड़ में वास्तव में सूक्ष्म पाषाण औजारों को इस्तेमाल नहीं होता था। यहाँ 2 सपाट कुल्हाड़ियां, चूड़ियां, अंगूठी, सलाका व पत्रे मिले हैं जो सभी तांबे की है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से तांबे के गलाने की प्रक्रिया का प्रमाण मिला है। चावल व बाजरा अहाड़ संस्कृति की प्रमुख खाद्यान्न फसल थी। चावल के दानों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। कौन सी प्राचीन सभ्यता रंगीन ग्रे वेर संस्कृति से पहचानी जाती है? तो वो थी उत्तर वैदिक। चित्रित धूसर मृत भांड परंपरा स्पष्टतः उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व से संबंधित है। यह आर्यों के प्रतिनिधि मृत भांड है। महाभारत कालीन स्थलों की पहचान इन्हीं मृत भांडों में की जाती है। चित्रित धूसर मृत भांड से प्राप्त लोहे की सामग्री में अधिकांश आखेट या युद्ध से संबंधित ब्लेड, तिराग्र, भलाग्र, छुआ सामग्री प्राप्त हुए हैं। किस धातु को बी गार्डन चाइल्ड ने जनतांत्रिक धातु कहा है? तांबा, लोहा, टिन या कांसा? तो लोहे को कहा गया है। 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। प्राग इतिहास, प्री हिस्ट्री का अर्थ है प्राचीन इतिहास, मिथकों पर आधारित इतिहास, लिपि लेखन कला के पहले का इतिहास, लिपि शुरू होने के बाद का इतिहास। जो लिपि लेखन कला के पहले का जो इतिहास है इसे प्राक इतिहास या प्री हिस्ट्री कहा गया है। कायथापुरा स्थल किस नदी पर स्थित है? तो ये छोटी काली सिंध नदी पर स्थित है। 4 नंबर ऑप्शन। पाषाण काल के लोगों का सबसे बड़ा आविष्कार था अग्नि। नवपाषाण काल में घृत गड्डी आवरणों के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं बुर्जहोम और गुफ कराल दोनों से। तो 4 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट हो जाएगा। कश्मीर के बुर्जहोम, गुफ कराल झेलम नदी घाटी तथा स्वात नदी घाटी के लोबनर, लोएबन तथा कलाको दीरे में नवपाषाण स्तर के आवासीय क्षेत्र में बनाए गए गड्ढों की प्राप्ति हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में पूरा पाषाण काल के विषय में असत्य है? पूरा पाषाण कालीन स्थल समस्त भारत से मिले हैं, तो ये बात तो सही है। पूरा पाषाण काल स्थल गंगा और सिंधु के कच्छरों से सर्वाधिक संख्या में मिले हैं, नहीं ये बात गलत है। पूरा पाषाण कालीन स्थल मारवाड़ और मेवाड़ से प्राप्त हुए हैं, ये बात भी सही है। डीडवाना में सांगी तालाब से पूर्व पूरा पाषाण कालीन से उत्तर पूरा पाषाण काल सामग्री स्तर मिले हैं, तो ये बात भी सही है। 2 नंबर ऑप्शन जो इसका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। हालांकि भारतीय उपमहाद्वीप के सभी भागों में पूरा पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त होते हैं, किंतु गंगा तथा सिंधु के मैदानों में इनकी प्राप्तियां प्राय नगण्य हैं। उत्तर प्रदेश का कालपे जो इसका अपवाद है। सिंधु के रोहड़ी पठार तथा विंध्यन पठार जैसे पठारीय क्षेत्र से इनकी प्राप्ति हुई है, किंतु प्रायद्वीपीय भारत में ऐसे उपकरणों की भरमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। गैरिक मृद भांड, गैरिक मृद भांड जो है वो आरंभिक वैदिक काल के हैं। उत्तरी काले चमकीले मृद भांड ये है द्वितीय नगरीय क्रांति के। कृष्ण लोहित मृद भांड
किसी विशिष्ट काल से संबंधित नहीं है, ये सभी में पाए गए हैं। चित्रित धूसर मृत भांड जो उत्तर वैदिक काल के, तो इसमें चारों ऑप्शन है जो वो सुमेलित ही है। 1 नंबर ऑप्शन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। विभिन्न मृद भांड परंपराओं का क्रम। गैरिक मृद भांड ओपीसी 2000 से 1200 ईसा पूर्व ताम्र संचय प्राक हड़प्पा बीबी लाल व एस पी गुप्त के अनुसार, परवर्ती हड़प्पा यज्ञ दत्त शर्मा व बीडी मिश्र के अनुसार कालीबंगा सोथी। काले व लाल मृद भांड BRW ब्लैक रेड वेयर 1200 से 1000 ईसा पूर्व उत्तर हड़प्पा महापाषाण प्राग ऐतिहासिक नवपाषाण काल। निहार रंजन रे व बनर्जी इन्हें आर्यों का बर्तन या वैदिक मृत भांड कहते हैं। चित्रित धूसर मृत भांड पेंटेंट ग्रेवेयर 1000 से 600 ईसा पूर्व आर्यों के प्रतिनिधि मृत भांड उत्तर वैदिक काल महाभारत काल के। उत्तरी कृष्ण पोलिसदार मृद भांड 600 से 300 ईसा पूर्व के द्वितीय नगरीकरण महाजनपद काल बौद्ध काल व मौर्य काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है? तो वो है रॉबर्ट ब्रूस फूट को। रॉबर्ट ब्रूस फूट को भारतीय प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। रॉबर्ट ब्रूस फूट का परिचय एवं योगदान। रॉबर्ट ब्रूस फूट मूलतः इंग्लैंड के निवासी थे तथा पेशे से भूवैज्ञानिक तथा पुराविद थे। पुरातत्व के क्षेत्र में रॉबर्ट ब्रूस फूट प्रभावित थे सर जोसेफ प्रिस्टविच से। पलवरम तमिलनाडु नामक पुरा स्थल से हैंड एक्स या हस्त कुठार प्राप्त किया था 30 मई 1863 ईस्वी को। रॉबर्ट ब्रूस फूट ने उत्तर पाषाण कालीन उपकरणों को स्पष्ट रूप में 78 वर्गों में बांटा था। मध्य पाषाण काल के टेरी पुरा स्थल की खोज रॉबर्ट ब्रूस फूट ने ही की थी। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित बेलम गुफाओं की खोज का श्रेय भी रॉबर्ट ब्रूस फूट को है। भारत में प्राग ऐतिहासिक शोध को नृत्य शास्त्रीय दिशा प्रदान करने की शुरुआत भी रॉबर्ट ब्रूस फूट द्वारा की गई थी। रॉबर्ट ब्रूस फूट की पुस्तक प्री हिस्टोरिका एंड प्रोटो हिस्टोरिका एंटिक्विटीज ऑफ इंडिया ताम्र निधिया आर्यों का कर्तव्य है। यह बात किसने कही थी? कही थी एच गैलरन ने। मेसोलिथिक युग से संबंधित इनमें से कौन सा बयान गलत है? यह पूरा पाषाण काल तथा नियोलिथिक युग के बीच की संक्रमण अवधि रही है, तो यह बात तो सही है। वे गाय कुत्ते बैल बकरी जैसे जानवरों को पालना आरंभ करते हैं, यह बात भी सही है। मेसोलिथिक युग के उपकरणों की गुण विशेषता लघु पाषाण युक्त थे, यह बात भी सही है। सन 1867 में कार्लाइल ने विध्यन के चट्टानी आवासों से माइक्रोलिथिक को पहली बार खोज किया था, तो यह बात भी सही है। इसके चारों ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यूलिथिक स्थिरीकरण की तिथि लगभग है? लगभग तो 7000 ईसा पूर्व के न्यूलिथिक नवपाषाण। सांभर प्रदेश के लवण सरोवर में पाए जाने वाले संग्रहों के कृषि योग्य बनाने की सूचना लगभग इस अवधि की है, तो वह 7000 से 6000 ईसा पूर्व की। गुरदीप सिंह द्वारा राजस्थान के नमक वाली झीलों मुख्यतः डीडवाना सांभर लूणकरंसर तथा सांभर के पुष्प पराग अध्ययन के आधार पर 7000 ईसा पूर्व में अनाजों के पराग की उपस्थिति सिद्ध होती है। इस क्षेत्र में काष्ठ कोयला तथा अनाजों के पुष्प पराग मिलने के कारण जंगल की कटाई के पश्चात कृषि शुरू होने की सूचना मिलती है, जो आद्य ऐतिहासिक काल में मानसून की वर्षा के स्वरूप में आए बदलाव को दर्शाता है। यही स्थिति दक्षिण भारत के नीलगिरी पहाड़ियों की है, जहां 8000 ईसा पूर्व के अनाज के पुष्प पराग पाए जाते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन बे कहा गया है। न्यूलिथिक लोग पहाड़ी प्रदेशों से दूर अपने रहने के ठिकाना बना चुके थे, और कारण बे न्यूलिथिक लोग पत्थर से बने उपकरण और शस्त्र पर पूरी तरह निर्भर थे। तो इसमें दो तो सही है, पत्थर से बने उपकरण पर पूरी तरह निर्भर थे, लेकिन एक पहाड़ी प्रदेशों से दूर ठिकाने नहीं बनाए थे, क्योंकि वो पत्थरों पर ही निर्भर थे, तो वो पहाड़ों के पास में ही रहते थे। तो ये जो इसका गलत हो जाएगा और बे जो इसका सही हो जाएगा।
ए गलत और ब सही। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नवपाषाणी काल में पहाड़ी इलाकों से दूर जाकर बस्तियां नहीं बसाई गई क्योंकि वे पूर्णतः पत्थर के औजारों पर निर्भर थे, अतः इनकी अर्थव्यवस्था निर्वाह स्तर की ही बनी रही। फिर भी नवपाषाण युग में शिल्पों का विशिष्ट कारण और लंबी दूरी के विनिमय को दर्शाने वाले पर्याप्त प्रमाण मेहरगढ़, कुंजुन और गणेश्वर जैसे नवपाषाण केंद्रों से मिले हैं। बहुत सारे नवपाषाणी समुदाय अपनी समकालीन नगरीय संस्कृतियों के साथ संबंध बनाए हुए थे। आदिम मानव द्वारा सीखा गया पहला विषय था, तो पहला उन्होंने सबसे पहले आग जलाना सीखी थी, आग को तैयार करना सीखा गया था। होमो सैपियंस से जातीय रूप में भिन्न आरंभिक मानवनुमा जीवी को सामान्यतः कहते हैं होमोनिड। निम्नलिखित में से किस स्थान पर वर्तमान काल से 80,000 से 1,00,000 वर्ष पुराने आधुनिक मनुष्य के अवशेष मिले हैं? तो वो मिले थे बोर्नियो की निहा गुफा से। ऑप्शन नंबर 2 है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है? तो ग्रेसियन ये नहीं जुड़ा है। किस क्षेत्र को भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक कहा जाता है? तो बेलन घाटी को कहा जाता है। बेलन घाटी बेलनटोस की सहायक नदी है। यहाँ से पुरापाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण युगीन साक्ष्य मिले हैं। उच्च पुरापाषाण काल के भूतात्विक स्तर के सर्वप्रथम साक्ष्य यहीं मिले हैं। बेलन घाटी में स्थित चौपानी मांडो से उच्च पुरापाषाण काल से नवपाषाण काल के अवशेष मिले हैं। एच.डी. सांकलिया ने बेलन घाटी को प्रागैतिहासिक की टेक्स्ट बुक तथा डी.पी. अग्रवाल ने सोने की खान कहकर संबोधित किया। बेलन घाटी से शुद्ध फलक उद्योग प्राप्त होता है। यहाँ के कतिपय उपकरणों को संयुक्त उपकरण कहा गया है। इससे यह स्थल उच्च पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल की ओर संक्रमण का संकेत करता है। यहाँ पर भेड़ बकरियों की हड्डियां भी प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण हस्त परशु का आकार नहीं है? तो पेबुल जो है वो हस्त परशु का आकार नहीं है। बसूली छेनी छेद वाला गोल पत्थर किस संस्कृति के हैं? तो ये सारे नवपाषाण युग के हैं। नवपाषाण युग के उपकरण पोलिसदार, कुल्हाड़ी, बसूला, सेल्ट, छेनी, रुखणी, हथौड़ा, मूसल, ओखली, बाणागर, ओरिया आदि हैं। इनमें से सर्वाधिक प्राप्त नवपाषाणिक उपकरण पोलिसदार, कुल्हाड़ी या सोल्ट है, जो जंगली जमीन को खेती योग्य बनाने में काम आता था। ग्राउंड स्टोन एक्स तथा पॉलिश स्टोन एक्स इसके 2 प्रकार हैं। निम्नलिखित धातु में प्रथम टिन का मिश्रण किया गया था। तांबा। बुच्चड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त होता है मेहदा से। मेहदा सर्वप्रथम वध स्थल या बुच्चड़खाना के साक्ष्य मिले हैं। सर्वप्रथम गर्त चूल्हों के 35 चूल्हों के साक्ष्य, सर्वप्रथम गर्तों के साक्ष्य, सर्वप्रथम मानव अस्थि पंजर के साक्ष्य, सर्वप्रथम मृतक संस्कार विधि के साक्ष्य, अनाज पीसने के सिलबट्टे, भारी चक्की के साक्ष्य, कुंडल व माला पहने कंकाल के साक्ष्य जो सिंह श्रृंग निर्मित थे। प्राग ऐतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? मचानों में रहता था, कुंदरा में भी रहता था और झोंपड़े, इन सभी में रहता था। 4 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम क्या था? तो पूर्व पाषाण में सिर्फ शिकार ही करते थे। आभूषण से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वो मेहदा से प्राप्त हुई है। प्राग ऐतिहासिक के अध्ययन का विषय निरक्षर समाजों का इतिहास, साक्षर समाजों का इतिहास, सभ्य समाजों का इतिहास या नगरीय समाजों। तो निरक्षर हो, उस समय ना कोई पढ़ना जानता था ना कोई लिखना जानता था। फसल काटने का आयताकार उपकरण, पाषाण उपकरण, हार्वेस्टर किस नवपाषाणिक संस्कृति से प्राप्त हुआ है? तो वो कश्मीर से प्राप्त हुआ है। कश्मीर से नवपाषाण स्थलों की विशेषता है गर्तावास, विभिन्न प्रकार के मृत भांड, पत्थर व हड्डी के औजार, सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का पूर्णतः अभाव, जानवरों के लिए प्रत्येक कब्र, फसल काटने के पत्थर के उपकरण, मानव शवों के साथ जंगली व पालतू जानवरों, प्रिय पशु कुत्ता को दफनाना, सामूहिक पशु बलि, मृतकों के शवों
पर सिंदूर का प्रयोग, बाहरी सिंगा के सिंगों में बने औजार, पत्थर का अलंकृत लानेरा, हार्वेस्टर प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित संस्कृतियों में कौन पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है? तो चौथी सभ्यता जो पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है बल्कि प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति है, जिसकी खोज अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। हड्डी की मातृ देवी मूर्ति प्राप्त हुई है तो वो विंध्यन घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश के स्थित बेलन घाटी में लोहंदा नाला से विश्व के प्राचीनतम अस्थि निर्मित मातृ देवी स्त्री की मूर्ति मिली है। कुछ विद्वान इसे वृक्षी मानते हैं। मध्य पाषाण स्थल चौपानी मांडो स्थित है, इलाहाबाद के कोराव तहसील में बूढ़ी बेलन के किनारे। कुछ पुरातात्विक स्थलों की सूची नीचे दी गई है। नवदा टोली, रोपड़, नाल और कायथा, इनमें से कौन सी मध्य भारत की ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां है? तो मध्य पाषाण की जो संस्कृति है वो एक नवदा टोली है और दूसरे जो कायथा है, कायथा और नवदा टोली। 2 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। मालवा क्षेत्र में ताम्र पाषाण युगीन कृषि संस्कृतियों के समृद्ध प्रमाण उपलब्ध है, जिनमें कायथा संस्कृति, तत्पश्चात आहड़ और उसके बाद मालवा संस्कृति इस क्षेत्र की पुष्टि पल्लवित हुई है। मालवा संस्कृति आहड़ संस्कृति की उत्तराधिकारी संस्कृति थी। महेश्वर, नागदा, एरन, कायथा, नवदा टोली, नारदी, डंगेवाड़ा व चिचली इस संस्कृति के प्रमुख स्थल है। कायथा इस संस्कृति का प्रमुख स्थल था। गंगा घाटी की नरहन संस्कृति संबंधित है तो वो ताम्र पाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में नरहन, खेराडीही, नोहान, राजघाट, राजा करण का टीला, झूसी हवेलिया, इमलीडी खुर्द, अज्ञाबीर व साईपाई के ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां प्राप्त हुई है। नरहन संस्कृति सरयू घाघरा नदी घाटी उत्खनन पुरुषोत्तम सिंह 1994 से स्तंभ गर्थ और चूल्हे के साथ नरकुल व मिट्टी के मकानों के अवशेष मिले हैं। इस संस्कृति को बिहार की राखा खानों से ताम्र अयस्क प्राप्त होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग के त्रियुगीन विभाजन किया था थॉमसन ने। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 और 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन जगरेनसन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले थे, वो दमदमा से निकले थे। मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नहार राय, महदा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए। इन समाधानों में 5 समाधान युग्म समाधान और 1 समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए हैं। शेष समाधानों में एक कंकाल ही मिले हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, तो सर्वप्रथम प्रयुक्त जो अनाज है वो जो था, ऑप्शन नंबर 3 है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया गया है, जो गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई, जई अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों से जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जो 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर व ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया था। नवदा टोली का उत्खनन किसके द्वारा किया गया? तो ये HD सांकलिया के द्वारा किया गया था। नवदा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन
नवदा टोली जो मध्य प्रदेश में है का उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर HD सांकलिया ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाणिक स्थल ग्राम स्थल है, जिसकी तिथि ईसा पूर्व 1600 से 1300 के मध्य निर्धारित की गई है। गैरिक मृदभांड OCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। गैरिक मृदभांड संस्कृति की खोज पहली बार 1950-51 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिसोली, बदायूं जिला तथा राजपुर परसू, बिजनौर जिला नामक स्थलों पर PB लाल द्वारा की गई। हस्तिनापुर के उत्खनन में इनका नामकरण हुआ। ताम्राश्रम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे, तो उनको उत्तर से दक्षिण की ओर रखा जाता था। 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो गया। पूर्व से पश्चिम जो है वो सुदूर दक्षिण क्षेत्रों में दफनाया जाता। सुदूर दक्षिण के क्षेत्रों में पूर्व से पश्चिम में रखा जाता था। निम्नलिखित युगमों पर विचार कीजिए। बुर्ज होम, शैलकृत देव मंदिर, चंद्रकेतुगढ़, टेराकोटा कला, गणेश्वर, ताम्र कलाकृतियां। निम्न युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इनमें ब और स ये दोनों सही सुमेलित है। 1 नंबर है जो इसका गलत हो गया, तो ब और स 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुर्ज होम एक नवपाषाणिक पुरा स्थल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। इस पुरा स्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा व पीटरसन ने की थी। इस पुरा स्थल से गर्तावास के साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरा स्थल है। यहाँ से ऐतिहासिक काल के टेराकोटा कला पंचचूड़ा के कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं, जो तत्कालीन शिल्प कौशल की एक असामान्य विशेषता प्रदर्शित करता है। गणेश्वर राजस्थान प्रांत में स्थित एक प्रमुख ताम्र पाषाणिक पुरा स्थल है। इस पुरा स्थल से दोहरी पेंचदार सिरे वाली ताम्र पाषाण, ताम्र बाणाग्र, मछली पकड़ने का कांटा तथा विभिन्न प्रकार के मृद भांड प्राप्त हुए हैं। विंध्यन क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो वो मिले हैं लेखरिया से। विंध्यन क्षेत्र के लेखिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाण कालीन लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में तथा अधिकांशतः क्षत-विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। अमेरिका के ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली है।